अफेयर्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गामा रे बस्ट के बारे में। गामा रे बस्ट के बारे में बात करने से पहले ये नासा की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे नासा द्वारा रिलीज्ड एक वीडियो है, उसको आप देख लीजिए, जिससे पूरा वीडियो समझने में आसानी होगी। मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। आवाज़ बंद कर दिया। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये यहाँ पे ये देखिए, दो न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं। ये मर्ज हो जाएंगे तो जो गामा रे फॉर्म होती है, ये गामा रे फॉर्म हो रही है। ये शॉर्ट जीआरबी बोलते हैं इसको, जो 2 सेकेंड से भी कम का इवेंट होता है। और ये बहुत ही बड़ा मासिव स्टार है और ये इम्प्लोड हो जाता है तो एक ब्लैक होल फॉर्म होता है। और ये जो गामा रे फॉर्म हो रही है इसको लॉन्ग जीआरबी बोलते हैं। और ये सुपरनोवा बन गया। ये फर्मी स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ऑब्जर्विंग एरिया है। और साथ ही एक मार्स ओडिसी करके स्पेसक्राफ्ट है जो मार्स का ऑर्बिट करता है। और ये वाइंड स्पेसक्राफ्ट है। इन दोनों के द्वारा ऑब्जर्विंग एरिया है ये। इन दोनों ने भी हेल्प किया फर्मी स्पेसक्राफ्ट का। ये देखिए, ये वो पॉइंट है जहाँ से गामा रे रिलीज हो रही थी, जिसे ऑब्जर्व किया गया है नासा के द्वारा। हम विस्तार से बात करेंगे आगे। देखिए, ये गामा रेज हैं, ये फॉर्म हो रही हैं। ये यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। ये नाम दिया गया है 26 अगस्त 2020 को। ये ऑब्जर्व किया गया था, उसी के आधार पर नाम दिया गया है। ये आप देखिए, ये जो गामा रे फॉर्म हो रही है, जो अर्थ के डायरेक्शन में आ रही है, उसी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जीआरबी गामा रे बस्ट, इसका अध्ययन हम गामा रे एस्ट्रोनॉमी में करते हैं। गामा रे बस्ट आर द मोस्ट एनर्जेटिक एंड ब्राइटेस्ट इवेंट ऑफ द यूनिवर्स। इसमें क्या होता है कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। इतना ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है कि हमारा सूरज अपने पूरे जीवन काल में भी उतनी एनर्जी नहीं रिलीज कर पाता, जितनी एनर्जी कुछ ही सेकेंडों के इस इवेंट में रिलीज हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जब कोई मैसिव स्टार, बहुत बड़ा स्टार अपनी आयु पूरी कर चुका होता है या कर रहा होता है, तो अपने ही ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसका पूरा मास सेंट्रलाइज्ड होने लगता है, उसके केंद्र में इकट्ठा होने लगता है, जिससे कि वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होने लगता है। और उसमें एक मैसिव इम्प्लोजन होता है और वो सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह से। इसे गामा रे बस्ट कहते हैं। और एक और कारण होता है गामा रे बस्ट के फॉर्म होने का। उसमें हालांकि उतनी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज नहीं होती है, लेकिन फिर भी बहुत ही ह्यूज एनर्जी होती है। दो न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे होते हैं और दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं या फिर कोलाइड कर जाते हैं, तो भी गामा रे बस्ट का फॉर्मेशन होता है। पहली बार गामा रे बस्ट को डिटेक्ट किया गया था, ये वेला सैटेलाइट है, इसी के द्वारा 1967 में। बेसिकली यूएसए ने वेला सैटेलाइट को लॉन्च किया था 1963 में। यूएसएसआर, उस समय के सोवियत यूनियन पे नज़र रखने के लिए कि वो कहीं कोई न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर रहा है। 1963 में एक ट्रीटी बनाई गई थी, कोवर्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। इसमें क्या था कि कोई भी देश एटमॉस्फेयर में, स्पेस में, अंडर वाटर कहीं पे भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता था। तो बेसिकली वेला सैटेलाइट इसलिए लॉन्च की गई थी, लेकिन 1967 में इसी ने पहली बार जो है गामा रे बस्ट को डिटेक्ट किया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जीआरबीज, लॉन्ग जीआरबीज एंड शॉर्ट जीआरबीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैसिव सुपरनोवा है। इसके कोर के कोलैप्स होने की वजह से यहाँ पे ये गामा रे का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे फॉर्मेशन को लॉन्ग जीआरबीज कहते हैं। ये पूरा इवेंट होने में 2 सेकेंड से भी ज़्यादा का समय लगता है। ऐसे इवेंट्स को लॉन्ग जीआरबीज कहते हैं। ज़्यादातर इवेंट्स जो ऑब्जर्व किए गए हैं नासा के द्वारा, उनमें से 70% ये लॉन्ग जीआरबीज ही हैं। एंड सेकेंड वन इज शॉर्ट जीआरबीज। वे जीआरबीज जिनमें पूरा इवेंट 2 सेकेंड से भी कम समय में ख़त्म हो जाता है, उसे शॉर्ट जीआरबीज कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये शॉर्ट जीआरबीज है। इसमें क्या होता है कि 2 न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं और आपस में कोलाइड होके ये गामा रे का फॉर्मेशन कहते हैं। इसे शॉर्ट जीआरबी कहते हैं। जितने भी जीआरबी डिटेक्ट किए गए हैं उनमें से 30% के आसपास ऐसे इवेंट्स होते हैं। इसमें क्या होता है
कि या तो एक न्यूट्रॉन स्टार होगा, दूसरा ब्लैक होल होगा, एक दूसरे को ऑर्बिट करेंगे और आपस में मर्ज हो जाएंगे या कोलाइड हो जाएंगे, या फिर दोनों न्यूट्रॉन स्टार होंगे, एक दूसरे को ऑर्बिट करेंगे, आपस में मर्ज हो जाएंगे या कोलाइड हो जाएंगे। उससे इस टाइप के जीआरबीज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप ने अब तक का शॉर्टेस्ट जीआरबी डिटेक्ट किया है। हम जानते हैं कि 2 सेकेंड से कम समय का जो इवेंट होता है वो शॉर्ट जीआरबी में काउंट होता है, पर ये जो इवेंट है ये 0.65 सेकेंड का है, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पे अभी तक हमने देखा था कि शॉर्ट जीआरबी का जो फॉर्मेशन होता है वे न्यूट्रॉन स्टार या फिर न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट जीआरबी का फॉर्मेशन एक मैसिव सुपरनोवा की वजह से हुआ है। यहाँ पे ये इवेंट हुआ है। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना है कि ये इवेंट 6.5 बिलियन ईयर यानी कि हमारे यूनिवर्स के आधे एज के पहले घटित हुआ था, और तब से हाई एनर्जी रेडिएशन पल्सेस पृथ्वी की तरफ आ रही थी, जिन्हें आने में 6.5 करोड़ साल लग गए। इसको डिटेक्ट करने में फर्मी टेलीस्कोप के साथ साथ मार्स ओडिसी सैटेलाइट और वाइंड स्पेसक्राफ्ट का भी यूज किया गया है। और हाँ, इस इवेंट का नाम, इसको डिटेक्ट की जाने वाली तारीख 26 अगस्त 2020, यहाँ पे देख सकते हैं ये 26 और अगस्त का महीना और 2020 का ये 20, और ए इसलिए है क्योंकि ये अपने आप में अलग तरह का इवेंट है, अपने आप में यूनिक इवेंट है, पहला इवेंट है। इस नाम का मतलब यही है। ये फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप है, इसी की मदद से अब तक का शॉर्टेस्ट जीआरबी डिटेक्ट किया गया है। इसे गामा रे बस्ट मॉनिटर के नाम से भी जाना जाता है। इसे पहले गामा रे लार्ज एरिया स्पेस टेलीस्कोप के नाम से भी जाना जाता था। ये इमेज है तब की जब इसे लॉन्च किया जा रहा था 11 जून 2008 को। इसे ब्लैक होल जेट्स और गामा रे पल्सेस को डिटेक्ट करने के लिए ही लॉन्च किया गया था। फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप के साथ साथ इन दोनों सैटेलाइट्स ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अब तक के शॉर्टेस्ट जीआरबी को डिटेक्ट करने में। बात करें अगर हम मार्स ओडिसी की, तो इसे 2001 में लॉन्च किया गया था मार्स के इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए। 2008 में इसने अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया। ये पहला सैटेलाइट बन गया, पहला उपकरण बन गया जिसने मार्स पे सबसे ज़्यादा लंबे समय तक काम किया, और ये अभी भी काम कर रहा है। दूसरा हम बात करें अगर वाइंड सैटेलाइट की, तो ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को स्टडी करता है और प्लाज्मा और रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करता है सोलर वाइंड के थ्रू आने वाली। हमने देखा कि किस तरह से यूनिवर्स के इतने बड़े इवेंट और उससे जुड़ी घटनाओं को नासा ने डिटेक्ट किया, जो कि मानव सभ्यता के लिए, वोल ह्यूमन काइंड के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू।